हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र, देव एकेडमी पे आपका स्वागत है। क्लास 10th की एनसीईआरटी, ठीक है, एक वीडियो बनाई थी, उसका एक पार्ट है और ये सेकंड वीडियो है। और इसमें हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। डिटेल्ड है, ठीक है, और ये थ्योरी बेस्ड है। बस इसमें आपको समझ लेना एंड कीवर्ड जो है उनका मतलब समझ लेना, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना और इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1789 ईस्वी में। ये आपको याद करके रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है, देखो जो एनसीईआरटी पूरा का पूरा थ्योरी है, थ्योरी को ये समराइज्ड फॉर्म है, ठीक। तो इसको इसीलिए जो है वीडियो के रूम में हम लेके आए, ठीक। डिस्कस करते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली जो है अभिव्यक्ति थी, पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। और इसने जो है फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया था, ठीक है। राजतंत्र के बारे में आपको पता ही है, ठीक है ना। एक ऐसी सत्ता जो एक केंद्रीकृत सत्ता होती है और जिसकी पूरी की पूरी पावर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में होती है, ठीक है। जिसे हम राजा बोलते हैं, वो राजतंत्र कहलाता है, ठीक। राजतंत्र को समाप्त करके प्रभु प्रभु सत्ता जो है फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी गई। और उसकी जो प्रभु सत्ता बोले तो शक्ति किसके हाथों में दे दी गई? फ्रांस के नागरिकों के हाथों में, ठीक है। तो फ्रांस के नागरिक के हाथ में दे दी गई, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का रूप देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज था जिसके संपूर्ण भाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, ठीक। यहाँ पे एक कीवर्ड है निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है एक ऐसा सत्ता का प्रमुख, एक ऐसा सत्ता का प्रमुख या कह सकते हैं राजा, ठीक है ना, जिसके डिसीजन पे कोई भी अंकुश न लगा सके। कहने का मतलब है जिसके डिसीजन पे कोई भी उंगली ना कर सके, ठीक है। उसने जो बोल दिया वही सर्व शक्तिमान है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई उसी के शुरुआत से फ्रांसीसी अधिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक जो है पहचान, यानी कि सामूहिक पहचान मतलब एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी। राष्ट्रवाद का मतलब क्या बताया था कि आम जनता का राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है ना, वो राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया था। किसने सुधारों को प्रारंभ किया था? नेपोलियन ने, ठीक है ना। और ये सुधार किस प्रकार के थे? प्रशासनिक सुधार थे, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, जिसे 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, फ्रांस की जो नागरिक संहिता थी वो कब की थी? 1804 की फ्रांस की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि फ्रांस की जो नागरिक संहिता कब की थी? 1804 की। उसका दूसरा नाम क्या था? और ये दूसरा नाम था हमारा नेपोलियन संहिता, ठीक। इसके अलावा जो है यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब थे, ठीक। आगे बात करें, सामूहिक पहचान के लिए, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया था, ठीक। और उसका नाम बदलकर जो है नेशनल असेंबली कर दिया गया था। क्या नाम कर दिया था? नेशनल असेंबली, ठीक। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, यानी कि फ्रांस की जो राष्ट्रभाषा थी, ये भी प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस की कौन सी राष्ट्रभाषा थी, तो ये थी आपकी फ्रेंच, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, एक प्रशासनिक व्यवस्था को लागू की गई जिससे जो है सबको कानून का अनुभव हो, ठीक है। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी जिससे सबको समान कानून का अनुभव, यानी कि समानता की जो है भावना के साथ कानून का निर्माण किया गया, जिसमें किसी भी जाति के लोगों के साथ या किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव न देखने को मिले, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया था और जो भार तथा माप की जो एक समान व्यवस्था लागू की गई थी। आंतरिक सीमा शुल्क का मतलब है देश के अंदर में, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह में अगर कोई सामान ले जाया जाता है तो उसकी सीमा पर लगने वाला टैक्स को समाप्त कर दिया और कितना भार होगा, मतलब कितने भार की वस्तु होगी, और उसको जो माफ़ कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, स्कूल तथा कॉलेज की छात्राओं, यानी कि स्पेशली गर्ल्स के लिए बात की जा रही है। स्कूल और
कॉलेज की छात्राओं के द्वारा भी जो है समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया था, जिसका नाम जो है जैकोबिन क्लब रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे जो है राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई थी। ठीक, दोबारा देखते हैं। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में, ठीक है ना, तो फ्रांस की जो आर्मी थी उनको विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया था, जिससे कि राष्ट्रवादी की भावना और भी ज़्यादा प्रबल हो गई थी। ठीक, राष्ट्रवाद की भावना का मतलब आपको पता ही है, ठीक, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति एवं जो है राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी। ठीक, फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक, और जो राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, ठीक, इन दोनों की विशेषताएं क्या, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक, संविधान आधारित शासन की व्यवस्था की गई। इसका मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया गया था, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट करा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार पर जो प्रबल जोर दिया गया था। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो इन 3 शब्दों पर विशेष रूप से जो बल दिया गया था। इसके साथ इन्हीं 3 शब्दों को भारतीय संविधान में भी की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। ठीक, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक, नेक्स्ट करा है नया फ्रांसीसी तिरंगा का गठन किया गया। ठीक, नेक्स्ट करा है नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे संसद है, इसी प्रकार से नेशनल असेंबली का गठन किया गया है। नेक्स्ट करा है आंतरिक आयात निर्यात को शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, माप तौल की एक समान व्यवस्था की गई थी। और नेक्स्ट करा है फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया था। ठीक, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है नेपोलियन का शासनकाल। अब नेपोलियन जो है सत्ता में आ चुका है, ठीक है, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका शासनकाल किस प्रकार का रहा था। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया था, यानी कि जब नेपोलियन जो है शुरुआत में ही फ्रांस पर की सत्ता पर बैठा था, तो उसने प्रजातंत्र को हटाकर जो उसे राजतंत्र में स्थापित बदल कर दिया था। ठीक, देखो पहले राजतंत्र था, ठीक है, ध्यान से राजतंत्र था, फिर जो है प्रजातंत्र हो गया, यानी कि लोकतंत्र हो गया। जब नेपोलियन आया तो लोकतंत्र को फिर हटा के और पुनः जो उसने राजतंत्र को स्थापित कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है नेपोलियन के समय ही व्यापार जो है आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया था और कर को जो है बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था को स्थापित किया था। ठीक, तो इस प्रकार से जो नेपोलियन का शासन था। देखो जब भी बात की जाए राजतंत्र की, तो राजतंत्र में विकास की गति तो तेज हो जाती है, ठीक है, लेकिन आम जनमानस के अधिकार को जो है हनन हो जाता है, आम जनमानस के अधिकारों को उन्हें नहीं मिलता है। ठीक, आगे बात करें 1804 की नेपोलियन संहिता के बारे में, जिसे हम नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसे 1804 में लागू किया गया था। इसने जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। कुछ स्पेशल धर्म या जाति के लोग थे फ्रांस में, जिन्हें जन्म के आधार पर ही कुछ जो है विशेषाधिकार प्राप्त थे, ठीक है ना, जैसे टैक्स न देना, ठीक है, और जो है उच्च कोटि की व्यवस्था मिलना, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। किसने? नेपोलियन ने। किसके तहत समाप्त किया था? 1804 की नेपोलियन की जो संहिता थी इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट करा इसने न केवल न्याय के समक्ष जो समानता स्थापित की थी, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया था। सभी के लिए जो है न्याय को समान कर दिया था। इसके साथ कह रहा है संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया था। कहने का मतलब है जो लोग गरीब हैं, जो लोग जो पिछड़े हैं, जो लोग मजदूर हैं, ठीक है ना, इन लोगों के पास जनरली संपत्ति नहीं होती है, तो इन लोगों को संपत्ति दिलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे कि इनके पास भी कुछ ना कुछ संपत्ति हो। ठीक, इसीलिए कहा गया यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा था। ठीक, नेक्स्ट करा 1804 की नागरिक संहिता की विशेषता। ठीक, 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। जन्म पर 1804 क्या, ये वही है जो नेपोलियन की नागरिक संहिता। ठीक, तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को उसने समाप्त कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट करा है कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट करा है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। नेक्स्ट करा है सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया था और किसानों के भू दासत्व और
जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट करा है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघ के नियंत्रणों को जो है हटा दिया गया था। ठीक, अब जागीरदारी व्यवस्था क्या होती है, जागीरदारी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। जागीरदारी व्यवस्था जो होती है वो ये होती है कि इसके तहत जो किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों के द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा जो है कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। ठीक, जैसे किसान लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे और जो उद्योगपति, एक ही बात है, ये लोग जो है अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार को अदा करते थे। इसी को बोलते हैं जागीरदारी व्यवस्था। ठीक, जागीर, देखो जागीर का ही मतलब होता है संपत्ति, और अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार को देना टैक्स के रूप में, दैट इज कॉल्ड जागीरदारी। ठीक, रूढ़वाद क्या होता है, रूढ़वादी, ये जो कीवर्ड है ना, इन कीवर्ड का अर्थ जरूर याद कर लेना। इस प्रकार के कीवर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में देखना कि कौन सा कीवर्ड है, जो कीवर्ड देखे उसी का तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, गारंटीड नंबर अच्छे आएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है रूढ़वाद के बारे में। रूढ़वाद क्या होता है, एक ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाज पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय जो क्रमिक एवं धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। देखो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल देसी शब्दों में। रूढ़वाद का मतलब होता है कुछ ऐसी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराएं जो पिछले हजारों साल से चली आ रही हैं। ठीक, और उन परंपराओं को जो है परिवर्तित न करने की सिफारिश की जाए। ठीक है ना, परिवर्तित नहीं की जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो रूढ़वादी व्यवस्था होती है। ठीक, अगर एग्जाम्पल के नाम पे कहें या एग्जाम्पल के रूप में कहें, जैसे हजारों सालों से एक शादी के टाइम पे दहेज प्रथा जो है, दहेज जो है शादी के टाइम में दहेज लिया है और दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को जनरली कोई समाप्त नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अगर जनरली समाप्त नहीं किया गया तो इस प्रकार की व्यवस्था को जो है रूढ़वादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़वाद 1815 तक आ चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो यूरोप में किस प्रकार का रूढ़वाद था। ठीक, रूढ़वाद का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे बात की जा रही है 1815 में नेपोलियन की हार के बाद। ठीक, 1815 में नेपोलियन की हार हो गई थी, उसके बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़वादी की तरफ जो बन गया था। ठीक, आगे कह रहा है इसके बाद यूरोपीय सरकार जो है पारंपरिक संस्थाएं, परिवार बनाए रखना चाहती थी। कौन चाहती थी, यूरोप की सरकार। ठीक है ना, नेपोलियन की हार हो चुकी थी। कब हो हार हुई थी, 1815 में। और नेपोलियन की हार के बाद जो है ये यूरोपीय सरकारें जो है सत्ता में आ चुकी थी और ये चाहती थी कि पुनः यूरोप में पारंपरिक जो है संस्थाएं और जो पारिवारिक जो है बनाए रखने चाहें। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रूढ़वाद। ठीक, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो अभी भी एग्जिस्ट रहे। ठीक है, उसी को हम रूढ़वाद कहते हैं। ठीक, यहाँ की बात कर रहा है, इसके लिए उन्होंने जो है नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को ख़त्म कर दिया था और जिसके लिए एक समझौता किया गया था जिसका नाम वियना समझौता या जो वियना संधि की गई थी। ठीक, देखो जब नेपोलियन आया था सत्ता में उसने राजतंत्र को स्थापित कर दिया था। ठीक है ना, और उसने एक कानून बनाया था 1804 में जिसे बोलते हैं नेपोलियन संहिता। क्या बोलते हैं, नेपोलियन संहिता। ठीक, और इस नेपोलियन संहिता के द्वारा जो है नेपोलियन ने यूरोप में आई कैन से फ्रांस में जो है कई प्रकार के बदलाव जो है किए थे। ठीक, अब पुनः नेपोलियन की हार हो गई। ठीक है, और पुनः जो है यूरोप में यूरोपीय सरकारों का सत्ता का वापसी आ गई। तो नेपोलियन ने जितने भी परिवर्तन किए थे, नेपोलियन जितने भी परिवर्तन किए थे वो सारे के सारे समाप्त कर दिए और यूरोप की जो सरकारें थी उन्होंने उन्हीं परिवर्तनों को, जो पुराने वाले थे रूढ़वादी परंपरा के परिवर्तन थे, ठीक है ना, जो हजारों साल से चीज़ें चली आ रही थी उनको पुनः स्थापित कर दिया था। नेपोलियन की हार कब हुई थी, ये हुई थी 1815 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन संहिता कब आई थी, 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन संहिता क्या है, फ्रांस का ऐसा कानून जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था। ठीक, अब यहाँ पे बात की जा रही है वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस के ठीक है, वियना कांग्रेस के अंतर्गत जो है यूरोपियन सरकारों ने नेपोलियन के कानून को समाप्त कर दिया था, यानी कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सारे परिवर्तनों को समाप्त कर दिया था और पुनः रूढ़वादी व्यवस्था को लागू कर दिया था। ठीक, यहाँ देख लो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रसा, रूस तथा ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों
जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए थे, ठीक है ना। और जिसकी अध्यक्षता जो है ये ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। आगे बात करें संधि के प्रमुख, ये कह सकते हैं संधि के तहत जो लिए गए प्रमुख निर्णय, ठीक है। निर्णयों की संख्या करीब 3 थी, ठीक है। ये तीनों निर्णय यहाँ देख सकते हैं। पहला निर्णय जो था वह फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए थे तथा ताकि जो भविष्य में फ्रांस अपना जो है विस्तार न कर सके, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को जो सत्ता में बहाल किया गया था, ठीक है ना। बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा राजतंत्र को जारी रखा गया था, ठीक। आगे बात करें 1815 की वियना संधि की विशेषताओं के बारे में, ठीक। तो वियना संधि की विशेषता देख लेते हैं। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना कर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। नेक्स्ट करा है फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो नेपोलियन के समय जीते थे और फ्रांस के जो सीमा विस्तार पर रोक के हेतु जो है नए राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यूरोप में क्रांतिकारी, ठीक है ना। यूरोप में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे उनके बारे में। तो यूरोपीय सरकार के इन जो है सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था और क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर जो है कुछ खुफिया सामाजिक निर्माण किया था, ठीक। कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया था और जिनका मुख्य लक्ष्य था और वो था राष्ट्रवाद को पुनः बढ़ावा देना, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का मतलब आपको पता ही है, राष्ट्रवाद को पुनः बढ़ावा देना और वियना संधि का विरोध करना और जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ना, ठीक। वियना संधि के बारे में अभी जस्ट बताया था, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, ठीक। तो 1830 ईस्वी को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि कठिनाइयों का महान साल कब था, यानी कि किस वर्ष कठिनाइयों का महान साल था। तो ये अर्थ था कब, 1830 में, ठीक। कब था, 1830 में। नेक्स्ट कह रहा है जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि की गई थी। जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि की गई थी। लोग गांव से शहर की ओर रुख कर गए थे, ठीक है ना। और रोजगारी में वृद्धि हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है गरीबी में जो वृद्धि हुई थी, ठीक। सिंपल है, बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो गरीबी में भी वृद्धि होगी और लोग जो गांव से शहर की ओर रुख कर गए थे और जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि। देखो एक सिस्टम है यहाँ पे, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या की वृद्धि के साथ उत्पादन नहीं होगा, जिसके चक्कर में या जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी यानी कि लोग तो होंगे बट काम करने का मौका नहीं मिलेगा, वे घर पे बैठे होंगे, फ्री होंगे, ठीक। बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो फिर जो है गरीबी बढ़ जाएगी और गरीबी बढ़ जाएगी तो लोग जो है गाँव से शहर की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे, ठीक। पर जिस संख्या में, जिस गति से लोग गांव से शहर की ओर जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है उसी हिसाब से शहर में जो है उन्हें रोज़गार मिल जाए। कई बार रोज़गार मिलता है लेकिन वो रोज़गार जो है कम पैसे पे मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी गरीबी बढ़ जाती है। आगे कह रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है इसी सालों के दौरान जो है फसल बर्बाद हो गई थी। कब, 1830 के दौरान फसल बर्बाद हो गई थी और जो है जिससे खाने की सामग्री की कीमतें बढ़ने लगी थी। सिंपल है, खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, फसल बर्बाद हो गई तो फसल है इतनी सी, ठीक है ना। तो फिर कहीं ना कहीं इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई नहीं होगी तो फिर इसकी कीमत है जो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का एक तरह से टर्म होता है। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, ठीक है, जिसके चलते फैक्ट्रियाँ जो है बंद होने लगी थी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी हो गई थी। इन सभी के कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया था। लोग जो सड़क पर उतर आए थे और आगे करा जगह जगह अवरोध लगाए गए, यानी कि बैरियर लगाए गए, जिससे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, किसान विद्रोह के नाम से जाना गया। आगे कह रहा है जिससे
यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक, इसके चलते यूरोप की सरकारों को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक, गणतंत्र के बाद जो कानून में आए बदलाव। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको जरूर बताना है कमेंट में। गणतंत्र के बाद जो कानून में आए बदलाव, कानून में किस प्रकार से बदलाव किए गए, तो यहाँ पे बदलाव किए गए थे। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, यानी कि ऐसे लोग जो 21 साल से अधिक हैं वे वोट डाल सकते हैं। ठीक, वे अपनी इच्छानुसार जो है अपने क्या बोलते हैं, अपने शासक को चुन सकते हैं। नेक्स्ट करा है, सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रोजगार की गारंटी दी गई थी, जितने भी देश में लोग हैं उन सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करा है, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो कारखाने उपलब्ध कराए गए थे, यानी कि कारखाने बनाए गए थे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी थी। ठीक, तो गणतंत्र के बाद, गणतंत्र का गठन कब हुआ, 1830 में। ठीक, ध्यान से सुनना। इसके बाद जो है क्या क्या बदलाव किए गए थे। 21 ऐसे व्यक्ति जो 21 साल से अधिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, और काम की जो है गारंटी दी गई थी, काम के लिए रोजगार, यानी कि जो परख फैक्ट्रियाँ उनकी स्थापना की गई थी, और जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम फलस्वरूप जो है गरीबी कम हो गई और बेरोजगारी खत्म होने लगी। ठीक, नारीवाद, नारीवाद स्त्री क्या होता है, ठीक है ना, तो नारीवाद स्त्री का मतलब होता है पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं जो है राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और जो हितों को भी बोध को नारीवाद कहते हैं। सिंपल है, जिस प्रकार से पुरुषों को समाज में अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, काम का अधिकार, ठीक है ना, बाकी अन्य मामलों में अधिकार, तो इस जितने अधिकार पुरुषों को दिए गए वही सारे के सारे अधिकार जो महिलाओं को भी दिए जाएं समानता के। ठीक है, जैसे सेम काम पुरुष कर रहा है उसे ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, सेम काम महिला कर रही है उसे सैलरी कम दी जा रही है। ठीक है ना, और महिलाओं के साथ कई बार अत्याचार होता है। इन सभी चीज़ों को निगलेक्ट करके पुरुषों को, महिलाओं को पुरुषों के जैसा समानता का अधिकार देने की भावना ही जो है नारीवाद कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें विचारधारा, ये कहाँ से विचारधारा, ये क्या नारीवाद है। ठीक, एक खास प्रकार की सामाजिक एवं जो है एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली जो है विचारों का समूह जो है विचारधारा कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ पर विचारधारा का मतलब समझाया गया है। इसका मतलब है एक खास प्रकार के विचारों को, ठीक है ना, इकट्ठा करके और एक किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के प्रति उन विचारों का रूख, वो विचारधारा कहलाती है। जैसे हम बात करें नारी के प्रति समानता के भावना के विचार को, तो ये नारी के प्रति समानता की भावना की विचारधारा हो गई। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है जर्मनी और इटली का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। ठीक, तो 1830 तक आ गए, अब बात की जा रही है 1848 में, यानी कि 1848 में। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बात की जा रही है 1848 ईस्वी में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की थी कि वे जर्मनी का एकीकरण करके कर दें, परंतु जो है वह ऐसा नहीं कर पाए। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, और नेक्स्ट कह रहा है क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और जो फौज की ताकत ने मिलकर जो दबा दिया था। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था। उस समय जो है प्रशा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था। नेक्स्ट करा है, प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट करा है, इस 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने से जो 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। नेक्स्ट करा है 1871 में जो है केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया था, और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया था। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। इटली का एकीकरण,
इटली का एकीकरण की बात करें तो इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें 1830 के दशक में जो है जिउसेppe मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी विद्रोह जो है असफल हुए थे। नेक्स्ट करा है, और ये करा 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि के जिसके माध्यम से उसने जो ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया था। ठीक, आगे बात करें 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। यानी कि एकीकृत इटली का राजा कौन बना था? इमैनुअल द्वितीय। कब बना था? 1861 में। 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बना दिया गया था। अब हम बात करेंगे मैजनी के बारे में, जिउसेppe मैजनी के बारे में, ठीक है ना। तो इसका जन्म जो है 1807 ईस्वी में जिनोवा में हुआ था। ठीक, और कुछ समय के बाद वह जो है कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। ठीक, कौन बन गया था? ये मैजनी। ठीक, जन्म कब हुआ था? 1807 में। कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में। ठीक, आगे बात की जा रही है 24 साल की युवा अवस्था में, 24 साल की उम्र में जो है लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे जो 1831 ईस्वी में देश से निकाल दिया गया था। आगे करा, इसके बाद उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। मतलब भूमिगत संगठन ऐसे होते हैं जो है संगठनों का निर्माण किया जाता है गुप्त रूप से, बाकी लोगों को नहीं पता होता है, यानी कि विरोधियों को नहीं पता होता है कि इस प्रकार के संगठन का निर्माण कर लिया गया था। यानी कि गुप्त रूप से निर्माण किए गए संगठनों को जो भूमिगत संगठन कहते हैं। ठीक, आगे कह रहा है, पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग इटली। ठीक, यहाँ पे कह रहा है मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार जो विरोध एवं मैत्सनी के द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया एवं जो है उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़वादियों के मन में जो है भय भर दिया था। ठीक, आगे कह रहा है मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का जो है सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया था। ठीक, किसने बनाया था? मेटरनिक। ठीक है ना। काउंट कैमिलो द काबूर, इसके बारे में देख लेते हैं कौन था काउंट कैमिलो द काबूर। सार्डिनिया पीडमोंट का प्रमुख मंत्री था। सार्डिनिया पीडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व, हालांकि वह स्वयं न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे जो काबूर का हाथ था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस के साथ जो चतुर संधि की गई थी उसके पीछे किसका हाथ था? तो ये काबूर का हाथ था। ठीक, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सके एवं जो इटली का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को जो हराया गया, इटली का एकीकरण हुआ, इस सब के पीछे कौन था? ये था चतुर संधि। ठीक है ना, और इसके पीछे किसका हाथ था? काबूर का। ठीक, आगे बात करें गैरीबाल्डी के बारे में, तो गैरीबाल्डी देखते हैं। यहाँ पे वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। कौन? ये गैरीबाल्डी। ठीक है ना, और उसने जो इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था। मतलब ऐसे स्वयंसेवक जिनके पास शस्त्र थे। ठीक है, शस्त्र थे, ठीक, हथियार थे। ठीक, तो इस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया था किसने? गैरीबाल्डी ने। और यह जो है नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे। यानी कहने का मतलब है एक इसकी खुद की सेना थी। ठीक है ना, और ऐसी सेना थी जिसके पास हथियार थे। ठीक, और यह इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में जो है प्रवेश कर गए और जो स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय जो है किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे थे। ठीक, आगे बात करें, उसने जो दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी गई थी और इस प्रकार जो इटली का एकीकरण संभव हो सका था। ये गैरीबाल्डी ने किया वो। ठीक है, दक्षिणी इटली एवं सिसिली का जो राजा है वो इमैनुअल द्वितीय बना दिया गया और इस प्रकार से इटली का जो एकीकरण हो गया था। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन में राष्ट्र